नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इजहार असर साहब का नॉवेल मौत के बाद। आज इसकी दूसरी किस्त सुनिए। मौत के बाद की दूसरी किस्त। दूसरे रोज ठीक 4 बजे अशीम बंसल लॉज में पहुंच गया। लता बाहर लॉन में कुर्सियां डाले उसके मुंतजिर बैठी थी। आज वो सफ़ेद सिल्क के गरारे और जंपर में मलबूस थी। उम्दा शिफॉन का सफ़ेद दुपट्टा उसे गले में लहरा रहा था और खुले हुए बालों के 2 हिस्से करके दोनों जानिब सफ़ेद ही रिबन उसने बांध रखे थे। गोया मुकम्मल तौर पर सफ़ेद परी बनी हुई थी। अशीम ने उसकी जानिब देखा तो हैरत से देखता ही रह गया। लता उसकी तेज निगाहों की ताब ना लाकर शर्मा गई और उसकी तवज्जो अपने गुदास जिस्म से हटाने के लिए बोली, आइए बैठिए ना। क्या यूं ही खड़े रहने का इरादा है? ओह शुक्रिया। अशीम चौंक पड़ा। वो कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गया। लता ने मुलाजिम को आवाज़ देकर चाय लाने का ऑर्डर दिया। आप कह रही थी कि पिताजी से मिलाएंगी। अशीम ने बात का कोई मौजू ना देकर गुफ्तगू छेड़ी। वो अभी आने ही वाले हैं, लता ने कहा। उनके कोई मुलाकाती आए हुए हैं, इसलिए ड्राइंग रूम में मसरूफ़ हैं। मैं हैरान हूँ, अशीम ने लता के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए कहा। आखिर आपने मुझ जैसे गरीब और एक मामूली मुसन्निफ से दोबारा मिलना कैसे कबूल कर लिया? काश आप कोई मामूली मुसन्निफ होते, लता ने मुस्कुराकर कहा। फिर क्या होता? फिर कम से कम मुझे आपको अपने घर पर बुलाने की तकलीफ ना उठानी पड़ती। बस नहीं, बहुत कुछ, लता ने जवाब दिया। तो अभी किसने बुलाने पर मजबूर किया था? आपके अंदाज़े तहरीर ने, जो मुझे बेहद पसंद है, और आपकी उस शरारत ने जो आपने स्टेशन पर फरमाई थी। मैंने तो अपने बारे में जो कुछ कहा था वो सोच समझ कर ही कहा था। एक मुसन्निफ को अपने बारे में कोई फैसला करने का इख्तियार नहीं होता, बल्कि इस बात का फैसला उसकी तहरीरें पढ़ने वाले अवाम करते हैं कि वो कैसा लिखता है। लेकिन फिर भी अपनी कमज़ोरियों को एक मुसन्निफ ही बेहतर समझ सकता है। इसलिए मैं भी अपनी खामियों की जानिब से आंखें बंद करना नहीं चाहता। ये सिर्फ आपकी कसरे नफसी है, लता ने जवाब दिया। इतने ही में बरामदे में अधेड़ उम्र का एक मर्द और एक औरत नमूदार हुए। लो, माताजी और पिताजी भी आ गए, लता ने कहा। अशीम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और दोनों को नमस्ते कहा। लता तारुफ कराते हुए बोली, पिताजी, ये मिस्टर अशीम है, हिंदुस्तान के मशहूर नॉवेलिस्ट, जिनका नया नॉवेल प्यार और आंसू कल आप भी पढ़ रहे थे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेठ शंकरनाथ बंसल ने मुसाफा करते हुए कहा। वाकई बेटा अशीम, तुम बहुत खूब लिखते हो, लता की माँ ने प्यार भरे लहजे में तारीफ की। अरे मैं किस काबिल हूँ, अशीम ने इंकिसारी से कहा। ये तो आप लोग ज़र्रा नवाजी फरमा रहे हैं। इस तरह की चंद पुरतकल्लुफ़ बातों के बाद वो लोग कुर्सियों पर बैठ गए। मुलाजिम ने मेज़ पर चाय लाकर लगा दी और वो सब चाय पीने में मशगूल हो गए। चाय से फारिग होने के बाद लता के माता और पिता किसी ज़रूरी काम से जाने के लिए माजरत करके उनसे रुखसत हो गए और अशीम और लता
दोनों फिर एक दूसरे के मुकाबिल बैठे हुए तन्हा रह गए। आइंदा आप कौन सा नॉवेल लिख रहे हैं? लता ने सवाल किया। पत्थर के फूल, अजीब नाम है। जी हाँ, और इसकी हीरोइन नॉवेल से भी ज्यादा अजीब है। कौन होगी इसकी हीरोइन? मैं कल बता चुका हूं। नॉवेल का नाम तो बहुत खूबसूरत है, ऐसे अच्छे नॉवेल के लिए आपने हीरोइन अच्छी नहीं चुनी। हीरोइन को यह फैसला करने का कोई हक नहीं कि वो अच्छी है या बुरी। इसका फैसला सिर्फ मुसन्निफ कर सकता है। बदला उतार रहे हो? नहीं, दिल की बात बता रहा हूं। क्या मुसन्निफों के सीने में भी दिल होता है? लता ने शोखी से आंखें नचाते हुए कहा। कल तक तो था, कल से न जाने कहां गायब हो गया। अशीम ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। यह तो बहुत बुरा हुआ। तलाश कीजिए, तलाश कीजिए ना अपना दिल, कहां चला गया? तलाश तो कर रहा हूं। उसने लता की आंख में बदस्तूर झांकते हुए कहा। लता चाय की मेज के दूसरी जानिब बैठी थी। वो मेज पर एक हाथ की कोहनी का सहारा लिए झुकी हुई थी और दूसरा हाथ एस्ट्रे से खेल रहा था। अशीम ने सिगरेट का टुकड़ा एस्ट्रे में डालते हुए कहा। हाथ हटा लीजिए, कभी जल जाए। आपको मेरा हाथ जलने का इतना फिक्र हुआ, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? अशीम ने सवाल किया। एक आग ऐसी भी तो होती है जिसका पता नहीं चलता, वो सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। लता ने शर्मा कर कहा। क्या वाकई? अशीम ने शोखी से कहा। क्या ऐसी भी कोई आग होती है? लता ने तीखी निगाहों से अशीम की जानिब देखा और कहा। जब ही तो मैं कहती हूं कि मुसन्निफों और अदीबों के सीने में दिल नहीं होता। मैंने कब इनकार किया है? मैं तो तस्लीम कर चुका हूं कि कल तक सीने में दिल था, लेकिन कल से खुदा जाने कहां चला गया। झूठ, लता ने शर्माते हुए कहा। तुम्हारी कसम। अशीम ने बेतकल्लुफी से लता के उस हाथ पर अपना हाथ रख दिया जो एस्ट्रे से खेल रहा था। लता का हाथ कितना खूबसूरत था, बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम। मखरूती उंगलियां हाथी दांत की तरह सुडौल और स्पंज की तरह नरम थी। वो गर्म गर्म हाथ में आने के बाद अशीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे ख्याली जन्नत सिमट कर उसके हाथ में आ गई हो। लता ने कोई एतराज न किया, बल्कि उसने शर्मा कर निगाहें झुका ली। अशीम ने महसूस किया कि लता का हाथ कांप रहा है। लता, अशीम ने अपने लहजे में अपने दिल का सारा प्यार भरते हुए उसे पुकारा। अशीम। लता ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या मैं वाकई इतना खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी मोहब्बत का नजराना कबूल कर रही हो? खुशकिस्मती तो मेरी है अशीम, लेकिन मैं तो एक गरीब मुसन्निफ हूं। तुम्हारे पास फन की इतनी बड़ी दौलत है जिसके सामने करोड़ों रुपए हेच हैं। ओ लता, तुमने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूं। काश मेरी किस्मत हमेशा इसी तरह उरूज पर है। यह कहकर उसने लता का हाथ चूम लिया और लता के सारे जिस्म में जैसे झुरझुरी सी आ गई। शर्म की वजह से उसका चेहरा गुलनार हो गया। और उसी रोज अंधेरा छा जाने के बाद जब अशीम लता से रुखसत होने लगा तो लता उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। चारों तरफ तारीकी फैली हुई थी। पहली तारीख का बारीक चांद आसमान के एक कोने में नगीने की तरह जगमगा रहा था। सितारे बिखरे हुए मोतियों की तरह सियाह आसमान की गोद में दमक रहे थे। बड़े फाटक के साये में खड़े होकर जब लता ने उससे
रुखसती मुसाफा किया तो अशीम अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। उसने बिल्कुल गैर इरादी तौर पर लता की कमर में अपना हाथ डाल दिया और तेजी से उसे खींचकर अपने चौड़े चकले सीने में समो लिया। गोया उनकी मोहब्बत 1.5 दिन के अरसे में पैदा भी हुई और जवान भी हो गई। अशीम और लता की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। उन दोनों ने चंद दिनों में ही मोहब्बत की तमाम मंजिलें तय कर लीं। लता ने उसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा के लिए उसकी हो गई है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो उससे जुदा नहीं होगी। 5-6 माह तक वो इसी तरह दुनिया के गम और फिक्र से आज़ाद मोहब्बत के झूले में झूलते रहे। 5-6 माह बाद एक रोज़ लता बड़ी परेशान और मग़मूम अशीम के कमरे में आई। अशीम उसके चेहरे पर गम के आसार देखकर तड़प उठा। उसने लता को अपनी आगोश में खींच लिया। क्या बात है मेरी जान, आज रुखे अनवर पर रंजो गम की लहरें कैसी? लता उसके शाने से लगकर रोने लगी तो अशीम और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने लता को आराम से कुर्सी पर बिठाते हुए तसल्ली दी और कुर्सी की पुष्ट पर खड़े होकर उसके रेशमी बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए बोला, कुछ मुझसे भी तो कहो डार्लिंग। अशीम। लता ने कुछ देर के बाद वह मुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, दौलत तुम्हारे और मेरे दरमियान हायल होना चाहती है। क्या मतलब? अशीम पीछे हटकर उसके सामने आकर बैठ गया। मतलब यह है कि पिताजी मेरी शादी एक दौलतमंद से करना चाहते हैं। कौन है वो? शहर का मशहूर रईस अनिल कुमार। क्या वो बहुत दौलतमंद है? हाँ, उसकी बंबई में 2 मिलें हैं, शहर में 10 कोठियां हैं। फिर तुमने पिताजी से क्या कहा? मैंने तो साफ तौर से कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन पिताजी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की तो वो गोली मारकर खुदकुशी कर लेंगे। अब मैं हैरान हूं कि मैं क्या करूं। फिर तुम अनिल से शादी कर लो। अशीम ने अफसुर्दा लहजे में कहा, हर तरह से वो तुम्हारे लायक है। मैं फिर भी एक मुफलिस और नादार शख्स हूं। ऐसी बात ना कहो। लता ने मलामत आमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अच्छी तरह सोच लो लता, बाद में फिर पछताना पड़ेगा। जाहिर है कि मैं तुम्हारे लिए कोठी और कार का बंदोबस्त न कर सकूंगा। मेरे साथ रहकर तुम्हें एक मामूली मकान में रहना पड़ेगा। अपने हाथ से खाना पकाना होगा। क्लबों और होटलों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम अगर मेरे साथ होगे तो मुझे ये सब कुछ मंजूर होगा। अशीम। लता ने पूरी यकीन लहजे में कहा, बाद में पछताओगी तो नहीं? पछताना कैसा, मैं तो उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी। दौलत से मोहब्बत का मोल नहीं किया जाता। अशीम, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं तुम्हें किस कदर चाहती हूं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार तुमसे मोहब्बत की है। मैं इस मोहब्बत को दौलत पर कुर्बान नहीं कर सकती। लेकिन पिताजी का क्या होगा? बस यही सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। जाहिर है कि तुम उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन मैं उनकी वजह से अपनी जिंदगी भर की खुशी भी तो कुर्बान नहीं कर सकती। फिर क्या होगा? अशीम। लता ने जोश में आकर अशीम के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि खा मुझे तुम्हारे लिए पिताजी और माताजी को छोड़ना पड़े, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
मैं तुम्हारी ज़रा नवाजी और मोहब्बत के लिए सारी ज़िंदगी तुम्हारा ममनून एहसानमंद रहूँगा और ज़िंदगी भर तुम्हारी परस्तिश करूँगा। मैं अहद करता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारे सिवा किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूँगा। मेरी ज़िंदगी की बहार तुम और सिर्फ तुम होगी। तो मैं भी तुमसे अहद करती हूँ कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में तुम्हारी दासी बनकर गुजार दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें पाने के लिए दुनिया भर की बड़ी से बड़ी दौलत और बड़ी से बड़ी ताकत को ठुकरा दूंगी। ये कहकर उसने अशीम के गले में अपनी संदली बाहें हमायल कर दी। अहद व पैमान करने के बाद लता का गम बहुत कुछ कम हो गया। अब उसके चेहरे पर तसल्ली और इत्मीनान के आसार नजर आने लगे थे। कुछ देर बाद अशीम ने पूछा, क्या तुमने अनिल को देखा है? हाँ, क्यों? कैसा आदमी है? किस लिहाज से? सूरत, शक्ल और किरदार के लिहाज से? सूरत शक्ल के लिहाज से तो अच्छा खासा है, लेकिन कैरेक्टर के लिहाज से बड़ा जलील आदमी है। रात दिन लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, बेइंतहा शराब पीता है, क्लबों में जुए खेलता है और ये सारी दौलत वो मजदूरों का खून चूस चूस कर जमा करता है। उसकी नज़रों के सामने अगर उसका मुलाजिम तड़प तड़प कर भी दम तोड़ दे तो भी उसकी मदद के लिए एक पैसा जेब से नहीं निकालेगा। बड़ा ख़राब आदमी है। सिर्फ ख़राब ही नहीं बल्कि बड़ा जलील भी है। और पिताजी मुसिर है कि मैं उसी के साथ शादी करूं। हैरत है कि इस रोशन ज़माने के होने के बावजूद आपके पिताजी अंधाधुंध आपकी शादी कर देना चाहते हैं। उनकी नज़र में दौलत के सिवा कुछ नहीं। वो समझते हैं कि अनिल करोड़पति है, उनकी बेटी राज करेगी, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ दौलत भी दिल को सुकून नहीं पहुँचा सकती। कि तुमने अपने पिताजी को समझाने की कोशिश की थी? बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका सिर्फ एक जवाब है, मेरी मर्जी के बगैर तुम शादी नहीं कर सकती। अगर ऐसा करोगी तो अपने बाप के खून की जिम्मेदार होगी। अजीब मुसीबत आ पड़ी है। इन हालात में लता, अगर वाकई तुम्हारे पिताजी ना माने, फर्ज कर लो हमने शादी कर ली और तुम्हारे पिताजी ने खुदा ना खास्ता अपने आप को कुछ कर लिया तो क्या होगा? कुछ भी हो, लता ने जोश में आकर कहा, मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली और पिताजी ने अगर खुदकुशी ना भी की तो भी वह खफा होकर अपनी जायदाद और दौलत से मुझे ज़रूर महरूम कर देंगे। लेकिन मुझे दौलत की बिल्कुल परवाह नहीं। मैं ऐसी ऐसी सैकड़ों जायदादें और दौलतें तुम्हारे लिए कुर्बान कर सकती हूँ। तुमने मेरे अंदर नई रूह फूंक दी है लता, तुमने मेरे अंदर नई रूह फूंक दी है लता। अशीम ने कहा, तुम्हारी जुर्रत और कुर्बानी का जज्बा देखकर मेरे अंदर भी जोश पैदा हो गया है। काश मैं किसी तरह तुम्हारी इन जहनी तकलीफ़ों का अजाला कर सकता। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ लता कि तुम्हारे दिमाग में एक तूफ़ान उठ रहा होगा। तुम्हारे एक जानिब माँ बाप की मोहब्बत और फ़र्ज़ है और दूसरी जानिब मेरी मुफलिस और नादार मोहब्बत। तुम्हें फ़ैसला करना है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। तुम्हें इन दोनों चीज़ों में से एक का इंतखाब करना है। वाकई इस वक्त तुम्हारा जहन एक रूह फरसा कश्मकश में मुब्तला होगा। बताओ, आखिर मैं किस तरह तुम्हारी इस खलिश को दूर कर सकता हूँ? लता, मैं तुम्हारे सुकून और आराम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। ये मत समझना कि यह बात सिर्फ अल्फाज तक महदूद है।
तुम जब चाहो अपने असीम को आजमा सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है असीम, लता ने जवाब दिया और उठते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलती हूं, काफी देर हो गई। कल आकर बताऊंगी कि पिताजी ने अपनी राय में कोई तब्दीली की है या नहीं। बहुत अच्छा, मैं मुंतजिर रहूंगा, असीम ने जवाब दिया और रुखसती बोसा देकर लता को रुखसत कर दिया। तो ये थी इजहार असर के नॉवेल मौत के बाद की दूसरी किस्त। कल फिर आऊंगा, आपको इसकी तीसरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।